निर्मला जी के पति शंकर का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। निर्मला जी की दो बेटियां थीं, रूपल और देवांशी। रूपल बड़ी थी और देवांशी छोटी। रूपल की शादी को 7 साल हो चुके थे। अब 7 साल बाद रूपल माँ बनने जा रही थी। उसके माँ बनने की खुशी में रूपल के पति रुद्र ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उसने अपनी सास निर्मला जी और अपनी साली देवांशी को भी आमंत्रित किया था। रुद्र अपनी साली को बहुत प्यार करता था, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। इसलिए वो हमेशा से चाहता था कि देवांशी की शादी उसके छोटे भाई प्रफुल्ल से हो जाए। पार्टी के एक दिन पहले ही देवांशी और निर्मला जी रूपल के घर आगरा पहुंच जाती हैं। रूपल का देवर प्रफुल्ल देवांशी को प्रशंसा भरी नजरों से देखने के बाद ऊंचे स्वर में रूपल से बोला, भाभी, आपकी बहन सुंदर तो है, पर आपसे ज्यादा नहीं। तभी रुद्र हंसते हुए कहते हैं, ये तो तुम गलत बोल रहे हो प्रफुल्ल। अरे मेरी साली तो रूपल से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लगता है देवांशी को देखकर देवर जी की आंखें चौंधिया गई हैं। रूपल ने प्रफुल्ल को छेड़ते हुए कहा, अरे भाभी, मुझे तो लगता है देवांशी को खुद मेरी स्मार्टनेस देखकर शौक लगा है। तभी तो देखिए कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही है। उसने बड़ी अकड़ से देवांशी को छेड़ते हुए कहा। देवांशी हंसते हुए बोली, जनाब, आप अपने बारे में काफी गलतफहमियां पाले हुए हैं। चिड़ियाघर में लोग आंखें फाड़ फाड़ कर अजीबोगरीब जानवरों को उनकी स्मार्टनेस के कारण थोड़ी ही देखते हैं। रूम में बैठे सभी लोग देवांशी की बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। तभी निर्मला जी अपनी हंसी को काबू में रखते हुए देवांशी को हल्का सा डांटते हुए कहती हैं, ये गलत बात है देवांशी, ऐसा नहीं बोलते। अरे मम्मी जी, डांटिए मत अपनी बेटी को। वो क्या है ना, मैंने इसको भाभी से कम सुंदर बोला है तो जरा नाराज हो गई है मुझसे, प्रफुल्ल ने कहा। गलतफहमियां पालने में माहिर लगते हैं आप, देवांशी ने फिर से प्रफुल्ल का मजाक उड़ाया। क्या बात है भाभी, हंसी मजाक करना जानती है आपकी मिर्च सी तीखी ये बहन, प्रफुल्ल ने रूपल को देखते हुए कहा। रूपल तो जैसे मौके के तलाश में ही थी। उसने मजाक मजाक में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा प्रफुल्ल से, तुम्हें देवांशी पसंद है क्या? उसने भी मस्ती मस्ती में अपने दिल का हाल अपनी भाभी से कह दिया। प्रफुल्ल ने कहा, हाँ, अगर आप लोग चाहें तो घोड़ी और बैंड वाले को एडवांस दे सकते हैं। ये सुनकर देवांशी हंस पड़ी और बोली, एक औरत गलतफहमी पैदा कर ली, कमाल के इंसान हैं आप। अरे भाभी, आपकी बहन शर्मा गई तभी ऐसी बातें कर रही है। सच तो ये है कि अपने सपनों के राजकुमार को सामने देखकर मन में लड्डू फूट रहे हैं इसके। वैसे इनका रोग लाइलाज लगता है जीजू, देवांशी ने कहा, किंतु मेरी एक सलाह है कि एक बार इनको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आप सब मेरी सलाह पर विचार करें, तब तक मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर देवांशी किचन में चली गई। प्रफुल्ल अपनी भाभी रूपल का लाडला देवर था। रूपल हमेशा देवांशी के सामने अपने देवर की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। रूपल का इकलौता देवर बेंगलोर में जॉब करता था। वो भी 10 दिन की छुट्टी लेकर आगरा आया हुआ था। देवांशी और प्रफुल्ल के इस नोक झोंक और हंसी मजाक को देखते हुए रूपल, रुद्र और निर्मला जी ने देवांशी और प्रफुल्ल को शादी के पवित्र बंधन में बांधने की ठान ली। रुद्र तो हमेशा से यही चाहता था कि उसकी साली उसके घर की बहू बने, तो उसने ये बात प्रफुल्ल को बताई, तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। निर्मला जी भी इस रिश्ते से खुश थी। उनकी भी यही इच्छा थी कि प्रफुल्ल उनका दामाद बन जाए। वैसे भी देखे भाले इज्जतदार घर में दूसरी बेटी के पहुंच जाने से वो पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाती। निर्मला जी, रुद्र और रूपल को उम्मीद थी कि देवांशी भी रिश्ते के लिए हाँ जरूर करेगी। प्रफुल्ल ने तो बातों ही बातों में साफ कर दिया था कि देवांशी उसे बहुत पसंद है। उसका दीवानापन उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। रूपल और रुद्र का लाडला प्रफुल्ल देवांशी को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि देवांशी अब उसकी होने वाली पत्नी है। पार्टी के दूसरे दिन रूपल और देवांशी किचन में काम कर रही थी। तभी वहां प्रफुल्ल आ जाता है। देवांशी को छेड़ते हुए कहता है,
भाभी से मेरी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पूछ लो देवांशी, क्योंकि मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ। देवांशी भी शरारत भरे स्वर में बोली, शायद आपको मेरी एक आदत के बारे में पता नहीं है। मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं दुनिया की सबसे घटिया कुक हूँ और कुकिंग में कुछ भी सीखने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन यह तो टेंशन वाली बात है। मैं तो अच्छा खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ देवांशी। देवांशी ने कहा, मैं कब मना कर रही हूँ कि आप इस तरह का शौक ना पालिए, पर तुम अच्छा खाना बनाना सीखोगी नहीं तो हमारी शादी के बाद मेरा ये शौक पूरा कैसे होगा? फिर से प्रफुल्ल ने देवांशी को छेड़ते हुए कहा, क्या यार, तुम बात बात पर गलतफहमियां क्यों पाल लेते हो? मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? अरे अब शर्माना छोड़ भी दो देवांशी। तुम्हारी मम्मी, मेरे भैया भाभी और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, तो तुम क्यों जबरदस्ती की ना पर अड़ी हो? प्रफुल्ल को अब तक ये सब कुछ देवांशी का हंसी मजाक ही लग रहा था। जब से देवांशी अपनी दीदी के घर से आई थी, तब से प्रफुल्ल और देवांशी की मीठी नोकझोंक चलती ही रहती थी। आज सुबह जैसे ही रूपल ने देवांशी से रिश्ते की बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, देखो दीदी, प्रफुल्ल वैसा लड़का नहीं है जैसा मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखती आई हूँ। उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देवांशी ने दृढ़ लहजे में उन्हें अपना फैसला सुना दिया। क्या कमी नजर आई है तुझे प्रफुल्ल में? रूपल ने चिढ़कर पूछा। दीदी, प्रफुल्ल जैसे दिलफेक आशिक मैंने लाखों देखे हैं। सुंदर लड़कियों पर लाइन मारने में कुशल लड़कों को मैं अच्छा जीवन साथी नहीं मानती। देवांशी, प्रफुल्ल के अच्छे चरित्र की गारंटी मैं लेती हूँ। रूपल ने अपनी बहन को समझाने का प्रयास किया। देवांशी ने कहा, दीदी, आपके सामने वो रहता ही कितने दिन है? पहले पढ़ाई के सिलसिले से बाहर रहता था और अब नौकरी के। अब ऐसे में उसकी असलियत तुम कैसे जान सकती हो? तुमसे तो ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। बिना किसी सबूत के उसे कमजोर चरित्र का मानकर तुम भारी भूल कर रही हो देवांशी, रूपल ने कहा। दीदी, मैं उसे कमजोर चरित्र का नहीं मान रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस जैसे दिलफेक व्यक्तित्व वाले लड़के आमतौर पर भरोसेमंद और निभाने वाले नहीं निकलते। फिर जब मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह जानती समझती नहीं हूँ तो उससे शादी करने को हाँ कैसे कह दूँ? आप लोगों ने अगर मुझ पर और दबाव डाला तो मैं कल ही घर लौट जाऊंगी। देवांशी की इस धमकी के बाद उसकी बहन चुप हो गई। रूपल ने देवांशी का फैसला रुद्र को बताया तो रुद्र ने कहा, उसे इनकार करने का हक है रूपल। इस विषय पर अब हम बाद में सोच विचार करेंगे। मैं पहले प्रफुल्ल से बात करता हूँ। और हाँ, तुम देवांशी पर किसी तरह का दबाव डालकर उसका मूड खराब मत करना। पति के समझाने पर रूपल ने इस रिश्ते के बारे में फिर कभी देवांशी से एक शब्द भी नहीं बोला। रुद्र ने अकेले में प्रफुल्ल से कहा, भाई देख, देवांशी को तुम्हारी छेड़छाड़ अच्छी नहीं लग रही है। उससे अपनी शादी को लेकर हंसी मजाक करना बंद कर दो। लेकिन भैया, उससे तो मेरी शादी होने ही जा रही है ना? प्रफुल्ल ने परेशानी भरे लहजे में अपने भाई से पूछा। हम लोगों के फैसले से क्या होगा प्रफुल्ल? अंतिम फैसला तो देवांशी का ही माना जाएगा ना, रुद्र ने कहा। तो क्या उसने इनकार कर दिया भैया? हाँ, तुम दिल छोटा न करना। ऐसे मामलों में जबरदस्ती दबाव बनाना उचित नहीं होता है। मैं समझता हूँ भैया, अब मैं कभी भी देवांशी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रफुल्ल ने बड़े उदास आवाज में कहा। शाम को चाय नाश्ते के लिए सब लोग एक साथ बैठे थे। तभी प्रफुल्ल ने एकांत में देवांशी से सिर्फ इतना कहा कि यार, मैं सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। मेरी जिन बातों से आपके दिल में दुख और नाराजगी के भाव पैदा हुए, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपके व मेरे अपनों के अति उत्साह के कारण जो गलतफहमी पैदा हुई, उसका मुझे अफसोस है। देवांशी ने मुस्कुराकर प्रफुल्ल को सहज करने का प्रयास किया, पर असफल रही, क्योंकि प्रफुल्ल उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला गया। अब वो देवांशी से कोई हंसी मजाक नहीं करता था, घर में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसको देखकर देवांशी ने फैसला किया कि आज शाम को ही मैं दीदी से बात करूंगी और कल सुबह मैं अपने घर चली जाऊंगी।
मगर उसे अपनी दीदी से इस विषय पर बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इसी दौरान एक दुर्घटना घटी और सारा माहौल तनावग्रस्त हो गया। शाम को जब रूपल अपने घर के बाहर से टहलकर अंदर आ रही थी, तो रास्ते में वो ठोकर खाकर गिर गई। वैसे भी रूपल काफी इलाज के बाद गर्भवती हुई थी। गिरने से उसके पेट में तेज चोट लग गई। चोट से पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया और हल्का हल्का रक्तस्राव भी होने लगा। अब तो गर्भपात हो जाने का भय सबके होश उड़ा गया। रुद्र और प्रफुल्ल फौरन रूपल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। निर्मला और देवांशी घर पर भगवान के सामने बैठकर कामना करने लगी कि कोई अनहोनी ना घटे। रूपल की हालत ठीक नहीं है, गर्भपात हो जाने की संभावना है। ये खबर रुद्र ने फोन करके निर्मला और देवांशी को दे दी। अब तो उन दोनों की आंखें रह रहकर आंसुओं से भीग जाती। सुबह 10 बजे के करीब प्रफुल्ल अकेला घर आया। उसकी सूजी आंखें साफ बता रही थी कि वो रात भर जागा भी है और रोया भी है। भाभी की हालत ठीक नहीं है। ये खबर उन दोनों को देते हुए उसका गला भराया। फिर वो रूपल का कुछ सामान लेकर तुरंत हॉस्पिटल लौट गया। उसके जाने के 1 घंटे बाद रुद्र आया तो उसका उदास थका चेहरा देखकर निर्मला जी रो पड़ी। देवांशी ने रुद्र को जबरदस्ती नाश्ता कराया। फिर रुद्र और निर्मला हॉस्पिटल के लिए चले गए। देवांशी ने 9 बजे रात तक सबका इंतजार किया, किंतु कोई भी हॉस्पिटल से घर नहीं आया। चिंता के मारे अकेली देवांशी का बुरा हाल हो रहा था। करीब रात 11 बजे रुद्र और निर्मला जी घर लौटे। उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल 1 मिनट को भी वहां से हटने को तैयार नहीं है। वो भूखा प्यासा बैठा है। उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। रुद्र निर्मला को घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल चला गया। यह देवांशी और निर्मला जी ने सारी रात करवटें बदलते बदलते काटी। सुबह निर्मला जी पहले उठ गई और देवांशी करीब आधे घंटे बाद। उसने खिड़की के बाहर झांका तो बरामदे के फर्श पर प्रफुल्ल को बैठा पाया। उनके दोनों कंधे अजीब से अंदाज में हिल रहे थे। उसने अपने हाथों से चेहरे को ढक रखा था। हल्की सी जो आवाजें देवांशी के कानों तक पहुंची, उन्हें सुनकर ये फौरन पता लग गया कि प्रफुल्ल रो रहा है। वो बेहद घबराई हुई अपने कमरे का दरवाजा खोलकर प्रफुल्ल के पास पहुंची। उसके आने की आहट सुनकर प्रफुल्ल ने पहले आंसू पोंछे और फिर उसकी तरफ देखा। प्रफुल्ल का थका मुरझाया चेहरा देखकर देवांशी का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। दीदी की तबीयत? देवांशी रोने लगी और अपना सवाल पूरा भी न कर पाई। भाभी अब ठीक है, खतरा टल गया है, प्रफुल्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी खबर सुनाई। तो तुम रो क्यों रहे हो? आंसू बहा रही देवांशी का गुस्सा करने का प्रयास रवि को हंसा गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं देवांशी जी। मैं देवांशी हूँ, देवांशी जी नहीं। मन में गहरी राहत महसूस करती देवांशी उसके बगल में बैठ गई। शायद मेरे लिए देवांशी जी कहना ही उचित है, प्रफुल्ल ने दुखी मन से जवाब दिया। जी नहीं, आप मुझे देवांशी ही बुलाएं। देवांशी का स्वर अचानक शरारत से भर उठा। और मुझसे नजरें न चुराया करो, यह सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें दिल से दूर करने में कष्ट तो होगा ही ना, प्रफुल्ल ने देवांशी से कहा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ कि इस दिलफेक आशिक का स्वभाव रखने वाले का दिल बड़ा संवेदनशील है, कहकर देवांशी ने अचानक प्रफुल्ल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्रफुल्ल तो मारे खुशी के फूला नहीं समाया, फिर अचानक गंभीर दिखने का नाटक करते हुए बोला, देवांशी, मेरे मन में एक सवाल है कि जो लड़की जरा सी भावुकता के प्रभाव में आकर लड़के का हाथ फट से अपने हाथ में ले ले, उसे जीवन संगिनी बनाना ठीक होगा क्या? मुझ पर इन व्यंगों का आप कोई असर नहीं होगा जनाब, देवांशी ने प्रफुल्ल का हाथ चूमते हुए कहा। क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी इस सोच में कोई सच्चाई नहीं है। और क्या? प्रफुल्ल ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा। और ये कि अब तो ये दिल है तुम्हारा, देवांशी हंसते हुए प्रफुल्ल को अपने दिल की बात कही और फिर शर्मा कर प्रफुल्ल के सीने से लग गई। उधर रूपल भी ठीक होकर घर वापस आ गई थी। सबको उन दोनों का फैसला मंजूर था और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वो दोनों हमेशा के लिए
एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।